कैसे हैं आप सभी दोस्त। वेलकम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी। बहुत बच्चों के क्वेश्चन आए और कि 2023 का आप यूपीएससी का टाइम टेबल ज़रूर डिस्कस करें कि हम कैसे बनाएं। और मैंने भी कोशिश की है और ये श्रृंखला है, जैसे हमें चेंज नहीं इम्प्रूवमेंट की तरफ फोकस करना है। माइंड कैसे हमारे साथ गेम खेलता है, माइंड कैसे हमें डरा देता है और हमारा ही दुश्मन बन जाता है। हमें अपने माइंड को अपना दोस्त बनाना है, दुश्मन नहीं बनाना है। तो अगर हमें लाइफ में कोई इंप्रूवमेंट चाहिए तो ये बहुत तय बात है कि हमें सही तरीके से बात करनी होगी। कई बार लोग कहते हैं कि हमें मोटिवेट करिए, हमें मोटिवेशन दीजिए। मैं आपको पहले भी कहता हूँ, आई एम नॉट अ मोटिवेटर। ठीक है, मैं तुमसे ये नहीं कहूँगा बहुत से मोटिवेट तुम कर सकते हो, तुम आग लगा दोगे, तुम 12 घंटे पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते तुम्हारे अंदर आग नहीं। अरे वो तो ठीक है, कितनी आग लगा ले, अंदर जल जाए क्या। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में होता है कि जब कोई बात होती है, एनएलपी क्या काम करता है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामर ट्रेनर क्या काम करता है, वो ये बताता है कि ये जो तुम्हें आग लगानी है वो कैसे लगानी है। अगर तुम्हें अपने ग्रोथ करनी है, तुम 4 घंटे से 8 घंटे, 8 घंटे से 12 घंटे पढ़ना चाहते हो, तो वो तरीके क्या होंगे। हमसे तुम्हें जोशीली कहानियां और ये सब करके आग लगा दो, तो वो ये सब काम नहीं हो सकता। राइट, यू ऑलवेज आस्क प्लीज गिव मी द मेथड। वी हैव मैथोलॉजी, अगर है मैथोलॉजी तो हम कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, दुनिया कर रही है। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं और एक एक स्टेप हम जो है वो चलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरी आवाज़ आप सभी तक पहुंच रही होगी। प्लीज़ मुझे बताएं, मैं ऑडिबल, क्या मैं ऑडिबल हूं आप लोगों के लिए। और सभी अपने दोस्तों का स्वागत करता हूं। और ये जो क्लास है वो बेसिकली हमारे फाउंडेशन, हमारे कॉन्सेप्टर बैच और जो भी हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं मेंस में, उन सभी के लिए है, क्योंकि ये बेसिकली रिक्वायरमेंट वहीं से आई है कि कैसे हमें अपनी क्लास को आगे कैरी करना है, क्या चीज़ें हैं हमारे लिए। क्योंकि आप जानते हैं कि कॉन्सेप्टर में हमारे लिए एक सबसे खूबसूरत बात होती है कि हम स्किल्स पर और एजुकेशन पर दोनों पर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं और बहुत ज़्यादा उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो आज हम लोग उसी क्लास के साथ चलते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था, एक छोटी सी जानकारी मैं आप लोगों को देता चलूं कि हमने बात किया था, जो भी हमारे स्टूडेंट हैं अगर वो कोई क्वेश्चन भेजना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, चाहे वो नए नए जो बैचेस हैं उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। तो कल जैसे ये क्वेश्चन मेरे पास बच्चों ने मुझे काउंसलर के थ्रू भेजा कि मुझे ये समस्या आ रही है, अगर ओजांग सर 2023 का सिलेबस हमसे डिस्कस कर देंगे, हमसे टाइम टेबल डिस्कस कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो मैं यहाँ आता ही इसीलिए हूँ कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको दे सकूँ। तो क्या चीज़ें हैं, चलिए हम बात करते हैं। नंबर आप लिख लें, ये 87507 111 00 87507 111 22 87507 111 33 87507 111 44। आप इन पे कॉल भी कर सकते हैं, इनको व्हाट्सएप कर सकते हैं टू ओजांग सर रेफर करके, टू ओजांग सर कि माय क्वेश्चन इज, ये हेडिंग डाल दीजिए टू ओजांग सर, माई क्वेश्चन इज, माई क्वेश्चन आर, पॉइंट्स में अपने क्वेश्चन लिख दें कि सर मुझे पढ़ाई में ये दिक्कत आ रही है। ये सारा कंपाइल करके मुझे भेज दिया जाता है और या मुझे प्रिंट दे दिया जाता है, क्योंकि कई बार व्हाट्सएप पे पढ़ना अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। तो आप इन नंबर्स के साथ भी डील कर सकते हैं। आप यहाँ पर इनको व्हाट्सएप कर सकते हैं या इनको कॉल करके बता सकते हैं कि हमारे ये क्वेश्चन है, सर तक पहुंचा दिए जाएं। मैं तुरंत उसका जवाब, कई बार लोग कहते हैं व्हाट्सएप पे इसका जवाब दे दो। होता क्या है कि जवाब देने में, नहीं तुम कर सकते हो, तुम अच्छा पढ़ सकते हो। जब से किसी बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन मेरे पास है कि सर अगले मेरे पास 80 दिन है मान लीजिए, या 90 दिन है प्री के लिए, तो क्या हम इस प्री को, इसमें अपने नंबर इंप्रूव कर सकते हैं। अब ये कितना, अब मैं इसका आसान जवाब दे सकता हूं, हाँ बेटा कर सकते हो, कर सकते हो। क्यों, हमें पता करना तो तुम्हें है, नहीं करोगे तो तुम्हें भुगतना भी तुम्हें है। लेकिन हम इतनी आसानी से, जो एनएलपी ट्रेनर होते हैं, हमारी अपनी एक पहचान होती है, हम बात करते हैं कि हम अगले 90 दिन के लिए, 80 दिन के लिए इसको क्या इंप्रूव करें, इसको क्या चीजें बताएं
कि ये अपने एक एक घंटे को मैनेज करें। हमें पता होता है कि कर लेंगे, एक बहुत बड़ी बात हो गई, अरे कर लेंगे, अरे कोई टेंशन नहीं है, अभी तुम्हारा टेंशन। लेकिन अगर हम उसको छोटे छोटे चंक्स में तोड़ दें, उसकी छोटी छोटी सेगमेंट्स में हम उसकी हेल्प करें, तो बच्चे को बहुत लाभ होगा। तो अब मैं उस पर अपना कार्य कर रहा हूं, मैं उस पर बैठ के रात में बैठ के टाइम टेबल बनाता हूं कि क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखाता हूं कि कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, कहां से नहीं आ रहे हैं, ट्रेंड क्या चेंज हो रहा है। तो उसके पीछे मैं मेहनत करता हूं। मेरी हर वीडियो के पीछे एक बहुत अच्छी खासी मेहनत इन्वॉल्व होती है। तो वो चीजें देना है। तो आप अगर अपने क्वेश्चन भेज देते हैं, राइट, तो वो क्या होता है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब जैसे एक स्टूडेंट है, ठीक है, ये आयुष शर्मा नाम है इनका, इन्होंने कहा 2024 का भी बता दीजिए। अब ये कितना इजी होता है कि आप YouTube पे देखिए, गैर जिम्मेदारान हरकतें कर रहे हैं। और मैं आपसे हमेशा बूमरैंग इफेक्ट के बारे में बात करता हूं। इस ब्रह्मांड में जो दोगे वो तुम्हें वापस आएगा। अब जैसे 2023 की बात हो रही है, अब इनकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है वो लिख दिया 2024 का बता दीजिए। एक ने कहा 2025 का बता दीजिए, दीपा कुमारी हैं। आप इसे रिटर्न करके नहीं दे सकते, आप इनको कॉल करके या इनको मैसेज करके आप इनसे क्वेश्चन नहीं, आप यहां लिख दिए, अब वो जान सर समझे, उनका काम है। तो हमारे यहां कहावत है, मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, ठीक है, मतलब जिसको केस लड़ना है वो आराम से सो रहा है, जिसको गवाही देनी वो टेंशन में घूम रहा है। तो ऐसा होता नहीं है जिंदगी में। आप आज मस्ती करोगे, कल जिंदगी जब तुम्हारी ऐसी तैसी करने पाएगी तो दिक्कत होगी। इसको प्रॉपर स्ट्रक्चर करो। अगर तुम लिख नहीं सकते तो आंसर राइटिंग कोर्स ज्वाइन कर लो। अब जैसे एक सज्जन है बहुत देर से, विपिन त्रिपाठी जी हैं, अब ये कह रहे हैं कि सर पढ़ने में मन नहीं लगता। बड़ा इजी है, पढ़ने में मन नहीं लगता, क्यों नहीं लगता, उसके कारण भी तो आइडेंटिफाई करो। मुझे कैसे पता कि तुम किसी से मोहब्बत कर बैठे हो, वहां तुम्हारा मन लग रहा है, तुम खेल कूद में हो, तुम किसी व्यसन में हो, तुम्हारा मन व्हाट्सएप फेसबुक पे लगता है, जुआ खेलते हो, हाउ डू आई नो। किसी भी चीज के लिए दुनिया में आपको आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं समझता। तो आप वो कारण बताइए कि दीज आर द 3 फैक्टर्स, मुझे लगता है कि इन कारणों से मेरा मन नहीं लगता। और ये चीजें इस मीडिया पे, इस जो है ओपन प्लेटफॉर्म पे नहीं कही जाती, बहुत से हेजिटेशन होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आपको एक बार बैठ के सोचना पड़ेगा। मेरी मेडिटेशन की क्लासेस आप देखना शुरू करें, इस YouTube चैनल पे पड़ी हुई है, मेडिटेशन का प्लेलिस्ट है। आप वहां जब थोड़ी देर बैठेंगे तो खुद ही आपको आंसर अंदर आने लगेगा। ईश्वर ने हमारी प्रोग्रामिंग इतनी खूबसूरत की है, हमें ऐसा बनाया है कि अगर हम अपने अंदर पहुंच जाए तो बहुत ढेर सारे जवाब हमें हमारे अंदर ही मिल जाते हैं, बट हम अंदर देखते नहीं है। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। पेन और पेपर रेडी रखिए। लेट्स स्टार्ट। तो बात हमारी हो रही थी टाइम टेबल मेंटेन। तो अब इन नंबरों पे अपने आप जो है वो क्वेश्चन भेज दीजिए, मेरे पास कलेक्ट होकर आ जाएंगे, मैं उनको पढ़ूंगा, उस पर रिसर्च करूंगा। एनएलपी ट्रेनर बिना रिसर्च के कोई बात नहीं कहता, हर बात के पीछे उसके पास एक लॉजिक होता है। मैं मोटिवेटर स्पीकर नहीं हूं, मैं 10 बार पहले बोल चुका हूं, फिर बोल रहा हूं 11वीं बार। मैं मोटिवेशन स्पीकर आग लगा दूंगा वाला काम मेरा नहीं है, ठीक है। बी पॉजिटिव करके मेरा काम नहीं होगा, मुझे तुम्हें तरीके बताने होंगे, ठीक है, कि आपको कैसे काम करना है। और मैं हमेशा उसी पे काम करता हूं। इंडिया में मोटिवेशनल कल्चर का तो सेगमेंट है, एनएलपी अभी बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, फॉरेन में चलता है ये, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे एनएलपी ट्रेनर्स होते हैं। इंडिया में अभी ये कल्चर नहीं है, इंडिया में अभी मोटिवेशन ही आदमी ढूंढ रहा है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं हम लोग। तो 2023 के हम टाइम टेबल पे आ जाते हैं, ठीक है। टाइम टेबल पे आज हम टाइम मैनेजमेंट 2023 की बात करते हैं, और इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ एमआईटी को लेकर आते हैं। एमआईटी का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, एमआईटी बोलते हैं, एमआईटी यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क कॉन्सेप्ट। अब सवाल है कि हम टाइम मैनेजमेंट 2023 के लिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको अपना टाइम स्केल पता होना चाहिए, राइट। सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, ये पूरा सेगमेंट ये तय करेगा कि आप कौन हैं, पूरी कहानी, क्योंकि टाइम टेबल किसका है, आपका है। लड़ाई किसकी है, आपकी है। सक्सेस किसको मिलेगी, आपको मिलेगी। अगर तोहमत मिली, अगर लोगों के ताने मिले, किसको मिलेंगे, आपको मिलेंगे। तो यानी आपके सेंटर में है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन आपसे ही शुरू करते हैं, हु यू आर, यानी कि आपका नेचर क्या है। नेचर, आपकी साइकार्डियन साइकिल कैसी है,
अब आप कहेंगे सर 2023 का टाइम टेबल बता रहे थे और अचानक से मेरी साइकार्डियन साइकिल, मेरी जो है वो मेरा नेचर जो है वो बात कर रहे हैं, आप तामसिक हैं, आप रजोगुण के साथ हैं, आप सतोगुण के साथ हैं, ये बातें जो है वो सर क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे बहुत बड़ा फैक्ट है। मैं तुम्हें बता दूंगा कि इस महीने ये पढ़ो, उस महीने वो पढ़ो, और पता चला तुम टाइम टेबल ही मैनेज नहीं कर पा रहे हो। तो सबसे पहले आपका नेचर क्या है? आप मॉर्निंग बर्ड हैं? पहले आप मुझे बताएंगे अपना टाइम टेबल। आप मॉर्निंग बर्ड यानी सुबह जल्दी उठकर पढ़ना पसंद करते हैं, या नाइट आउल हैं आप? ठीक है, यानी देर रात पढ़ना पसंद करते हैं। ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि एनर्जी लेवल, रिसाइटिंग लेवल, ठीक है, ये सब कुछ इस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट करेगा। तो आप मॉर्निंग बर्ड हैं तो आपका बिहेवियर क्या होगा, यानी सुबह जल्दी उठकर पढ़ने वाले हैं, अब कमेंट में बताते रहें मुझे। या आप नाइट आउल हैं, आप देर रात पढ़ना पसंद करते हैं, जब सब सो जाते हैं या 10 बजे 11 बजे के बाद आपको जो है वो बहुत एक जिसे कहते हैं कि बहुत आराम महसूस होता है, आप वहाँ पे शांत होकर पढ़ सकते हैं। कल एक बच्चे ने भी मुझे मैसेज किया, क्वेश्चन आया कि सर मेरे घर में बहुत शोर होता है और मैं इस बीच में अपनी पढ़ाई कैसे करूं? तो यहां पर भी उनको चुनना पड़ेगा, उन्हें एक्सट्रीमिटीज पे जाना पड़ेगा। जब मान लीजिए आपके हालात आपके पक्ष में नहीं है, मान लीजिए आपके घर में बहुत ढेर सारे, उन्होंने बताया कि सर बहुत ढेर सारे मेहमान आते हैं, बहुत ढेर सारे लोग आते हैं, बहुत सी फैमिलीज होती हैं, तो उनको एक्सट्रीमिटीज में जाना पड़ेगा। एक्सट्रीमिटीज का मतलब होता है उन्हें या तो एक्सट्रीम अपर लेना होगा या एक्सट्रीम लोअर लेना होगा। एक्सट्रीम अपर का मतलब हुआ कि जनरली लोग जो है 12 बजे के बाद सो जाते हैं। एक सभ्य समाज में 10 पहले लोग 7-8 बजे सो जाते थे, अब शहरों में 11-12 बजे तक सो जाते हैं। तो आपको एक्सट्रीमिटीज में जाना पड़ेगा, यानी आप रात में 12 बजे के बाद पढ़ना शुरू करें, या अभी भी जो लोग 12 बजे सो रहे हैं वो सुबह 4 बजे तो नहीं उठेंगे, तो उसमें आपको अपर एक्सट्रीमिटीज में यानी सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों को एक्सट्रीमिटीज फॉलो करनी पड़ेगी, राइट? अब आप बताते जाइएगा, मेरे साथ टाइम टेबल में अपने आप को एडजस्ट करते हो। एक्सट्रीमिटीज फॉलो करनी पड़ेगी जिनके लिए कंडीशन अच्छी नहीं है, या जो लोग जॉब में हैं, ये टाइम टेबल उनके लिए भी है। जो लोग जॉब में हैं उनको एक्सट्रीमिटीज फॉलो करनी पड़ेगी। ऑफिस से अगर आ गए, घर के काम वाम किए, आप 2 से 3 घंटे 2 घंटे के लिए सो जाइए। आपको अपनी 6 घंटे की नींद या 7 घंटे की नींद, हालांकि वैज्ञानिक नहीं है लेकिन आपके हालात भी तो वैज्ञानिक नहीं है। 7 घंटे की नींद को आप 2 हिस्सों में तोड़ लीजिए, यानी आप इसको 2+5 कर सकते हैं, या 6 घंटे की नींद को 2+5 कर सकते हैं। 2 बार एक बार सो लिए, और आपको 2 मॉर्निंग या 2 नाइट निकालनी है एक ही 24 घंटे के अंदर। तो अगर आप जॉब में हैं तो तुरंत आके हाथ मुंह धो के पढ़ने मत बैठिए, अपने बॉडी को रेस्ट करिए और कट ऑफ करिए। 2 चीज होता है, हम 2 तरह से रेस्ट करते हैं। एक हमारा रेस्ट होता है, अब जैसे मान लीजिए आप कॉलेज से आए, आप ऑफिस से आए, घर के कामों से मेहमान आए, खा पी के चले गए, तो आपको यहां पर रेस्ट जो है वो करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरह से आपको काम करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो अब आप क्या करेंगे, आप अपने हिसाब से तय करें। रेस्ट नंबर 1 क्या होगा कि मुझे अपने आप को ब्रेक देना है। रेस्ट एक फिजिकल होता है, बॉडी रिकवर करती है, दूसरा मेंटल होता है। मैंने ये नोटिस किया, जैसे कई बार ऐसा हुआ है, दिन भर ऑफिस में, क्लासरूम में कचर 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 करते घर पे पहुंचे, रात में आप सोने भी जा रहे हैं कि कुछ पढ़ रहे हैं, वो दिमाग में बातें चल रही हैं, कट ऑफ नहीं हुए। देन आई स्टार्ट लर्निंग कि कट ऑफ कैसे हुआ जाए। देन आई स्टार्टेड न्यू मेथड्स की कट ऑफ करने के क्या क्या तरीके हैं। फोन बंद करो, कुछ सोचो, कुछ पढ़ो, मेडिटेशन करो, कट ऑफ हो गए। मेंटल फिजिकल बॉडी बिस्तर पर लेटी हुई है, दिमाग लेटने को तैयार ही नहीं है। सो आपको मेंटल फ्रेमवर्क भी सीखना पड़ेगा, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेंटल रेस्ट भी लेना पड़ेगा। ये 2 चीजें हैं, तभी आप आगे लॉन्ग टर्म में काम कर पाएंगे। ओके, चलिए। तो आप कभी भी जब आप स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, आप नौकरी पर हैं, या आपके घर में कुछ ऐसे है कि आपको ढेर सारे काम करने हैं, यू जस्ट स्टार्ट योर मेंटल रेस्ट। ठीक है, मेंटल रेस्ट एंड फिजिकल रेस्ट। उसके बाद अपने सोने के घंटे को अब आगे से आप 2 ब्रेक करिए, अगर आपकी कंडीशन ठीक, और अगर आप केवल तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली में है या कहीं पर भी है, कोई आपको रोक टोक नहीं रहा, तो आप एक स्पैन में आप नींद ले सकते हैं। बट एडवाइजरी है कि इसको भी 1+6 में कन्वर्ट कर दें। 2 बार नींद लेनी है, ठीक है, 1+6। इससे आपको लगातार अगले जो 2-3 घंटे है MIT स्टैब्लिश करने में मदद मिलेगी। यानी हर नींद के बाद मुझे जो अपना स्टडी सेशन रखना है वो MIT रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। किसी का GS वीक है तो वो GS उसके लिए MIT होगा, किसी का ऑप्शनल वीक है उसके लिए ऑप्शनल MIT हो गया, जिसका आंसर राइटिंग वीक है उसके लिए आंसर राइटिंग MIT हो गया, जिसका जो करंट अफेयर्स वीक है उसको न्यूज़पेपर पढ़ने नहीं आता उसका न्यूज़पेपर उसका MIT हो गया। यानी जो वीक पोर्शन है, जिसकी तुम्हें बहुत जरूरत है, जिसके बिना तुम्हें लग रहा है सक्सेस नहीं मिलेगी, वो तुम्हारा MIT कहलाता है, राइट? याद रहेगा, जो तुम्हारा वीक पोर्शन है, तुम अच्छे से नहीं लिख पाते हो तो राइटिंग स्किल तुम्हारा MIT हो गया। तुम अगर अच्छे से जो है वो ऑप्शनल नहीं कर पा रहे हो तो MIT तुम्हारा ऑप्शनल हो गया। GS तुम्हारा अच्छा नहीं है तो MIT तुम्हारा GS हो गया। क्लियर रहेगा? तो MIT का आज से तुम्हारी टाइम टेबल में क्या रहेगा, जैसे तुम्हें कोई एक फिजिकल और मेंटल ब्रेक मिला, उसके बाद का सेशन मेरा टाइम टेबल में क्या होगा, MIT कहलाएगा। रेडी? चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं।
आगे बढ़ते हैं तो MIT हमें समझ में आ गया, और हमें 2 ब्रेक चाहिए, 2 मॉर्निंग्स चाहिए हमें एक दिन में। और जो जॉब वॉब वाले हैं उनके लिए तो ये संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा। जो लोग कॉलेज जाते हैं, हेक्टिक वर्क करते हैं, नौकरी में, उनके लिए बहुत मस्त। तो 2 मॉर्निंग्स में चाहिए। हर मॉर्निंग के बाद का सेशन मेरा MIT सेशन होगा टाइम टेबल में। डन? ओके, मुझे मैसेज करते जाओ। चलिए, और अपने नेचर के हिसाब से घबराना नहीं है। कई बार हम किताबें पढ़ लेते हैं, जो रात में देर तक पढ़ने की आदत है, अभी आपको चेंज नहीं करना है। कल आपको क्लास में समझ में आया, डोंट नीड टू चेंज, नीड टू इंप्रूव। चेंज नहीं करना है, नहीं तो दिमाग घबरा जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम मार्च से जून की बात करते हैं, कैसे करना है। तो हमारे पास पढ़ाई अगर करनी है तो मार्च से जून तक की पढ़ाई हमें कैसे करनी है, इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। जब मार्च से जून में हम जाते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे मार्च टू दिसंबर। फर्स्ट फेज हम लेते हैं, दिस इज अवर फर्स्ट फेज 2022। पहले यहां से करेंगे, फिर जनवरी से हम फरवरी, और फरवरी से फिर मई की हम बात करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। तो मार्च से दिसंबर तक का जो फर्स्ट फेज होता है, जनरली मैंने क्यों इसको 24 महीने के टाइम स्पैन में बांट दिया, मतलब नेक्स्ट 2024 मार्च तक आप इस प्रोसेस में रहेंगे। उसके पीछे कारण क्या है वो समझ लो। एक्सेसिव प्रेशर आपको अपने ऊपर नहीं डालना है, क्योंकि एक्सेसिव प्रेशर क्या करता है, जब डर पैदा हो जाता है तो लर्निंग खत्म हो जाती है। याद रखिएगा, व्हेन देयर इज अ फियर देयर इज अ नो लर्निंग। लर्निंग हमेशा फ्री माइंड से होती है। मैंने आपको जब ज्योग्राफी की क्लास पढ़ा रहा था कॉन्सेप्टर की, तो मैंने आपको बताया था, जब डार्क एज आया था, जब धर्म ने कहा कि यही सही है और जो इसके खिलाफ बोलेगा उसको जिंदा जला दिया जाएगा। कॉपरनिकस को जिंदा जला दिया। क्या कहा था उसने? यही तो कहा था कि सूर्य हेलियोसेंट्रिक है, सूर्य हमारे सौरमंडल केंद्र में। आज छोटा बच्चा भी जानता है। तो जब डर पैदा होता है तो लर्निंग खत्म हो जाती है, नई सोच खत्म हो जाती है। आपको पहले डर से निकलना होगा और डीप ब्रीदिंग करते हुए ये समझना होगा कि ये जो मेरा फेज है, मुझे लर्न करना है, सब्जेक्ट की डेप्थ में जाना। और यकीन मानिए अगर आप मुझे, मैं आपकी कमेंट यहां चाहता हूं, राइट, कमेंट यहां चाहता हूं कि इस कंडीशन में जब आप इसमें आते हैं, आपने अपने आसपास कभी लोगों को बात करते हो देखा, अबे भाई साहब IAS बहुत कठिन है भाई साहब, बहुत कठिन है भाई साहब, बेटा ऐसे नहीं, काम बहुत बहुत मुंह बना के रखना पड़ता है। उन्हें देखो बड़े तनाव में, बहुत टेंस फेस दिखाते हैं, और इसी टेंस फेस के चक्कर में पढ़ते कुछ नहीं, बतियाते बहुत ज्यादा है। नोटिस किया तुमने कभी? खासतौर पर जो लोग दिल्ली में रह रहे होंगे या कोई आसपास हो गए, बिल्कुल ऐसे मन नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी ऐसे लाइब्रेरी में बैठ के मुंह ऐसे बना के, मतलब अंडरलाइन किए जा रहे हैं, उसको जो है एडिटोरियल को कलर किए जा रहे हैं। क्या आ रहा है नहीं समझ में आ रहा, कोई बड़ी बात नहीं है। नोटिस किया तुमने कि ऐसा होता है? और ये जो हमारा लर्निंग पीरियड है वो टेंस में वो खत्म कर लेते हैं, और धीरे धीरे टेंशन इतनी बढ़ जाती है, पहले दिन हम इसको जो है वो शुरू कर देते हैं, स्प्राउटिंग इसमें हो जाती है। और ये हो जाता है कि फरवरी में फॉर्म भरते हैं और जून में 50% लोग एग्जाम सेंटर पर जाते ही नहीं। मान लो उसमें 10% लोग बीमार पड़ गए हैं, लेकिन 90% लोग जो एग्जाम छोड़ रहे हैं, 50% मतलब 5 लाख लोग फॉर्म भरने के बाद एग्जाम देने नहीं जाते। तो वो फियर धीरे धीरे माउंट होने लगता है, बढ़ने लगता है। हमें ये नहीं करना है। सबसे बड़ी बात, अगर फियर होगा तो लर्निंग नहीं होगी। लर्निंग एंजॉयमेंट मांगती है, फ्रीडम मांगती है, क्रिएटिविटी मांगती है, रिलैक्सनेस मांगती है, तब लर्निंग आइडियाज आते हैं। तो आपको लर्न करना है, फियर का टाइम ये नहीं है। तो आप शुरू करेंगे सबसे पहले, ये जो समय है फंडामेंटल 5 के साथ, इसको मैं फंडामेंटल 5 कहता हूं। फंडामेंटल 5 सब्जेक्ट के साथ आप शुरू करेंगे। क्या है फंडामेंटल 5 सब्जेक्ट? चलिए देखते हैं। वो सब्जेक्ट जो प्री कम मेंस दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस, बेसिक साइंस। हाउ थिंग्स हैपन, हाउ साइंस फाइंड द ट्रूथ, हाउ साइंस फाइंड द वे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो आपका बायोलॉजी है, इसके साथ आप आ जाएंगे। तो ये जो बेसिक फंडामेंटल है हिस्ट्री में, अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, मेडाइवल हो गया, मॉडर्न हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, ठीक है, ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी हो गई, इंडियन ज्योग्राफी हो गई, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गई, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे फंडामेंटल्स इसी तरह काम करते हैं। तो ये फंडामेंटल 5 सब्जेक्ट हैं। इनकी सबसे खास बात है कि इनकी पढ़ाई करते समय ये प्री और मेंस दोनों में अलग अलग तरीके से ये डायमेंशन को कवर करते हैं, ठीक है। दूसरा, ये जो सब्जेक्ट हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट इन्हीं से ड्राइव होकर निकले हैं। व्हेन यू लर्न अबाउट द पॉलिटी एंड ज्योग्राफी बोथ, यू कैन अंडरस्टैंड द IR एंड इंटरनल सिक्योरिटी ऑल्सो।
When you develop the basic concept of the science, you can go for the technology, यानी GS पेपर 3. When you learn the geography, you will able to find out the agriculture और mains geography. ठीक है, ये सिंपल सा फंडा है. When you learn the economy, polity, you will learn the behavior of society also. History भी यहाँ से आ जाती है, and you will learn the society in the paper 1. तो ये क्या होता है, ये डेरिवेटिव सब्जेक्ट इसके बाद के कहे जाते हैं. तो जब भी कोई पढ़ाई करें तो आप फंडामेंटल 5 सब्जेक्ट के साथ अपनी शुरू करें और लर्निंग करें. सो हाउ डू वी स्टार्ट लर्निंग? दिमाग में क्वेश्चन तुम्हारे आना चाहिए कि लर्निंग कैसे किया जाता है. तो चलो हम बात करते हैं कि इन सब्जेक्ट को, यानी कि हम मार्च से दिसंबर तक कोशिश करेंगे कि इन सब्जेक्ट के साथ अपना एक जो है वो इनपुट बना के रखें. ऐसा नहीं कि दिसंबर में खत्म कर देना है. ये सब्जेक्ट जो है इन पर हमें फोकस ज्यादा करना है. ये हमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में भी शुरू होंगे, बस नेचर थोड़ा सा बदल जाएगा. अब हम क्या करेंगे, लर्निंग करना है मुझे. ठीक है, मुझे लर्न करना है. सो लर्न करने का पहला जो सेगमेंट होता है, पहला वो होता है प्रिपेयर क्वेश्चंस. प्रिपेयर क्वेश्चन. आप कैसे पढ़ते हैं? ज्यादातर हम देखते हैं एकेडमीज में, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ज्योग्राफी. ठीक है, बच्चा भी हाँ सर बताइए, लिख रहे हैं ज्योग्राफी, लिख रहे हैं सर, ज्योग्राफी की स्पेलिंग सही लिखे हैं. चलो हाँ भाई, चलो ज्योग्राफी में फर्स्ट थिंग इज लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, बड़ी बड़ी बातें हो रही, ये हो रहा, अर्थ ऐसा घूम रहा, मौसम 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 सब बदल गया, मौसम जलवायु ये सब हो गया. बच्चा थोड़ी देर बैठता रहा, फिर सोता रहा, ज्योग्राफी तो निकल गई हाथ से. इकोनॉमी में हो सकता है कुछ अच्छा करें. द फर्स्ट थिंग इज अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है हुकिंग. किसी के साथ जुड़े रहोगे तभी तो आप बात करोगे. व्हाई दिस इज नोन एज ज्योग्राफी? हमें ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसका हमारा एडवांटेज क्या है, ज्योग्राफी का डेवलपमेंट कैसा हुआ, क्या ज्योग्राफी अपने आप में एक एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट है या ज्योग्राफी के डेरिवेटिव्स भी होते हैं हमारे पास. तो सिलेबस को समझते हुए रिलेवेंट क्वेश्चंस को आप पूछ सकते हैं, रिलेवेंट क्वेश्चन की लिस्ट बना सकते हैं. आप खुद से क्वेश्चन डेरिवेट कर सकते हैं कि चलो आज टीचर ने हमें क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाई, हाउ क्लाइमेटोलॉजी अफेक्ट्स फ्लोरा, यानी कि वनस्पति जगत को कैसे प्रभावित कर रहा है, फौना. इज क्लाइमेटिक इज अ निगेटिव कॉन्सेप्ट? तो अगर निगेटिव नहीं है या है तो आप क्वेश्चंस लिखना शुरू करो, एक डायरी रखोगे एंड यू जस्ट आस्क क्वेश्चन. जब क्वेश्चन आप पूछते हो ना तो लगाव पैदा होता है. ये बिल्कुल इसी तरह आपने देखा होगा, मैं एग्जांपल आपको देता हूं, आप समझिएगा. राइट, आपके घर में किसी का रिश्ता होने जा रहा है, ठीक है, आपके भाई बहन किसी का भी, स्पेशली लड़के हो, तो क्या होता है आपने देखा होगा कि किसी एक पक्ष के से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. नोटिस करके देखिएगा क्या हो रहा है, दो लोगों का रिश्ता होने जा रहा है, दो लोगों का जीवन भर के लिए बंधन तय किया जा रहा है. हो रहा है ऐसे, दो लोग आपस में जो है वो एक सूत्र में बंधने जा रहे हैं. लेकिन आपने देखा दोनों परिवार एक दूसरे, लड़का कमाता कितना है, ठीक है, लड़की खाना बना लेती कि नहीं, गाना बेटा गा लेती हो कि नहीं गा लेती हो, किस किस तरह का खाना बना लेती हो, सिलाई कढ़ाई आती है कि नहीं आती, लड़के से पीता वीता तो नहीं है, खाता पीता नहीं, बाहर तो जुआ हुआ खेलने की आदत तो नहीं है, दोस्त कैसे हैं तुम्हारे, ठीक है, लड़का बेटा अभी मोटे हुए कि पहले से ही मोटे थे, ठीक है, लड़की बेटा तुम्हारा कलर दबा है आगे ठीक हो जाएगा. इस तरह के प्रश्न ढेर सारे आते हैं, हाँ या ना मुझे बताते रहना. सो जब हम एक रिश्ता दो लोग करने जाते हैं, सो वी जनरली आस्क क्वेश्चन एंड विद द आस्किंग क्वेश्चन, एंड फिर क्या होता है, हमें जब वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं उन क्वेश्चन से तो हम रिलैक्स हो जाते हैं, और फिर क्या होता है, हम कनेक्ट कर देते हैं, दो लोगों की शादी करा देते हैं. सेम ऐसा ही यहां पर भी होता है कि जब हम यहां पर बात कर रहे हैं तो हम ये सोचते हैं कि अरे यार दो लोगों की बात हो रही है. सो जब तक आप एक यूपीएससी के साथ आप गठबंधन करने जा रहे हो, जीवन भर का रिश्ता बांधने जा रहे हो, छूटोगे नहीं अब इसके बाद, तो कम से कम उस सब्जेक्ट से क्वेश्चन तो पूछो, क्वेश्चन तो पूछो. यहां तक कि क्या होता है, बड़े होशियार आप बनते हैं, वो एक छोटा बच्चा घूम रहा होता है, वो कौन है, दीदी कैसी है दीदी, उससे जाके जानकारी लेना शुरू करते हो. यू हैव टू आस्क विद द इंटरनल सिक्योरिटी. आप आईआर से भी क्वेश्चन पूछोगे, लवासना जाने का तरीका क्या भाई, ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन, ये जरूरी है. सो अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रिपेयर योर क्वेश्चंस, रिलेवेंट क्वेश्चन, और वहां से आप अपने सब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करते हैं. सब्जेक्ट के साथ इंटरेक्शन, अभी किसी बच्चे ने लिखा सर पढ़ने में मन नहीं लगता, लगेगा कहां से, तुम सब्जेक्ट को जाने, जब जिसको तुम जानोगे नहीं उसमें तुम्हारा मन लगेगा कहां से, जिसको जान गए उसमें तुम्हारा मन ही मन लगेगा, जिसको तुम जान रहे होगे वहां तुम्हारा मन प्रॉपर लग रहा होगा, मेरा इशारा तुम्हें समझ में आ गया होगा. ऐसा तो है नहीं कि तुम निर्वात में हो, ठीक है, हम मनुष्य निर्वात में रह ही नहीं सकते. अरे जब कुछ नहीं करोगे तो ध्यान लगाओगे, ईश्वर में तुम्हारा मन लग जाएगा, फिर उसमें कौन सी बड़ी बात है, मन तो कहीं ना कहीं लगेगा, मन कभी निर्वात में रहेगा ही नहीं. तो जहां तुम्हारा मन लगा उसके बारे में तुम जान रहे होगे, कब वो निकलेगी, कब वो आएगी, कब वो जाएगी, सब तुम्हें पता होगा, कैलेंडर तुम्हें याद होगा, तुम्हें अपना टाइम टेबल भरने ना याद रहा हो, ठीक है,
तुम्हें उसके बारे में सब कुछ पता होगा, तो बस मन लग गया तुम्हारा वहां, मन यहां लगा, और यहां क्यों नहीं लग रहा है, यहां पर प्रश्न नहीं पूछ रहे हो, इसके साथ कनेक्ट नहीं हो रहा। लर्निंग प्रोसेस समझाना बड़ा जरूरी नहीं, तो टाइम टेबल तो बहुत लोग बताते रहते हैं, ये आएगा जाएगा खत्म हो जाएगा। सो प्रिपेयर योर क्वेश्चंस, और इट इज नॉट अबाउट कि अरे मास्टर साहब जब आएंगे पढ़ाएं तो उसी में पूछ लेंगे, ढाई से कुछ बच्चे होते बड़े स्मार्ट होते हैं, सर ऐसे क्यों पढ़ा रहे हैं सर, वो बताए हैं, अब ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे सर, जब मान लो यूनिवर्स पढ़ा रहे, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, सर ये ब्रह्मांड गोल है, कितना बड़ा गोल है, अब बताओ क्या करें। अभी एक क्वेश्चन कल आया कि सर कमरे में जो गैस है वो कितनी ऊंची होगी, मतलब ये कमरे में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बोल रहा कि कितनी ऊंची होगी। अब इसको तुम्हें लग रहा है कि यू आर वेरी स्मार्ट बट यू आर जस्ट किलिंग योर टाइम एंड नथिंग एल्स। टीचर का क्या है, वो तो जवाब दे ना दे, बट यू हैव टू आस्क रिलेवेंट क्वेश्चन। जब वो तुम्हारे अंदर गंभीरता आएगी ना तो वो क्वेश्चन तुम प्रॉपर पूछोगे, वो गंभीरता अपने अंदर पैदा करना है, क्योंकि अबे तुम्हें अपने सब्जेक्ट के साथ जो है वो अटैच होना है। तो जब तुम लड़की देखने जाते हो या लड़का कोई देखने जाता है तो उसी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ये थोड़ा ना पूछोगे, किसी ने पूछ लेना अरे तुम्हारी सहेलियां कितनी है, ठीक है कितनी सहेलियां हैं तुम्हारे पास, अच्छा कौन वाली सबसे सुंदर है जरा बताओ, तो पटाख से एक आएगा पड़ेगा, बोलो भगा देंगे। समोसा मुंह खोल के जो खा रहे होगे ना कि लड़की देखने आए तो समोसा भगर खाया जा रहा हो, समोसा मुंह से छीन लेकर भग, लड़की से मिलने आया है, पूछ रहा उसकी सहेली के बारे में और पूछ रहा कौन सा वाली सबसे सुंदर है। तो सेम चीज तुम्हारे साथ होता है। तो जब क्लास में रहो तो सब्जेक्ट के बारे में फोकस करो, तुम उसकी सहेली के बारे में पूछना शुरू कर देते हो, तो फिर ऐसे आदमियों को क्या किया जाता है, बस यहीं पर ही सारी गड़बड़ हो जाती है। मेरा मैसेज तुम्हें बहुत क्लियर हो रहा होगा कि हाउ वी बिहेव इन क्लासेस, एक्टिव लर्निंग हमें कैसे करनी है। सो दिस इज द फैक्ट। तो फर्स्ट अगर आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है तो आप प्रिपेयर क्वेश्चन, एक डायरी रखिए। मैं हमेशा बोलता हूं क्लास में जाने से पहले, आपको पता है कल मेरे टीचर मुझे ये पढ़ाएंगे, प्रिपेयर योर क्वेश्चन। अच्छा तुम सोचते हो कि अरे चैट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ दिए भाई साहब, ब्रह्मांड के अंदर जाके प्रिंट हो गया होगा, भगवान तुरंत उठा लिए होंगे, यही प्रश्न तो, ये तो अर्जुन के बराबर का प्रश्न है, श्री कृष्ण को अवतार लेकर आना पड़ेगा तुम्हें बताने के लिए कि हाँ यही प्रश्न। नहीं, अपनी डायरी में रखो, क्योंकि हो कहीं ना कहीं गजनी के आसपास ही, ठीक है 15 मिनट बाद तुम्हें याद ही नहीं रहेगा तुमने पूछा क्या। तो वही इसीलिए कहा जाता है मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। सो लर्निंग का दूसरा प्रोसेस है बी रिलैक्स, थोड़ा सा रिलैक्स रह के। मैंने आपको बताया था अपने पढ़ाई के मॉड्यूल में आप कोशिश करो थिंकिंग टाइम लेकर आओ, थिंकिंग टाइम, इसको लेजर टाइम भी बोलते हैं। तो थिंकिंग टाइम जो होता है, मतलब आप बैठ गए शांत से एकदम, कोई काम नहीं कर, कोई किताब नहीं है, यू जस्ट स्टार्ट थिंकिंग अबाउट मेरे सर ने मुझे क्या पढ़ाया, आज मुझे ये चीज पढ़ाई। मान लीजिए मैंने कल स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ाया कॉन्सेप्ट, अब स्ट्रक्चर में एनसीईआरटी पढ़ाया मान लो, या मैंने कल बताया कि रिलीजन और पॉलिटिक्स कब धीरे धीरे जो आए, और ज्योग्राफी पॉलिटिक्स को कैसे इफेक्ट करती है, पॉलिटिक्स ज्योग्राफी को कैसे इफेक्ट करता है। अब उस पे बारे में सोचना शुरू करो, क्या सर की बताई हुई ये थ्योरी आज की दुनिया में हम कहीं इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर तुम ये सब करना शुरू करोगे यू विल स्टार्ट लर्निंग, ठीक है, आप लर्न करना शुरू करोगे। और इस टाइम में जो आपका इनिशियल टाइम है उसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, अपनी स्किल्स को डेवलप करना शुरू करो। अब आ जाते हैं कि हम मार्च टू दिसंबर का टाइम कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो जीएस में हमने क्या कहा, हमने जीएस में किया फंडामेंटल 5 हमने करना शुरू किया। ऐसा नहीं इसको दिसंबर जनवरी भी करते रहेंगे, फंडामेंटल 5 हमने किया, बट ये एसेंशियल है कि आप इसके साथ अटैच हो जाओ। फिर इसी समय तुम्हें ऑप्शनल चूज करके शुरू करना पड़ेगा। ये टाइम मिक्स नहीं कर, दिसंबर से पहले तुम्हारे पास ऑप्शनल का एक राउंड क्लियर हो जाना चाहिए। ऑप्शनल मैंने कहा था हमेशा 2 बार पढ़ना पड़ता अगर ऑप्शनल में नंबर पाना चाहते हो तो, और ऑप्शनल मैंने तुम्हें बताया था कि 300 प्लस मार्क्स तुम्हें वहां से गेन करने ही होते हैं। तो ऑप्शनल आप यहां शुरू करोगे, साथ ही साथ आंसर राइटिंग भी इसी समय तुम्हारा शुरू हो जाएगा। ये मस्ट है, क्योंकि ये ऐसा टाइम है जो जनवरी के बाद मिसिंग होना शुरू हो जाता है। तो आंसर राइटिंग आपको करना ही पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। सो दीज आर द 3 फंडामेंटल्स, ठीक है। कौन सा, जीएस, ऑप्शनल और आंसर राइटिंग, ये मार्च टू दिसंबर आपका चलेगा। तो ये बहुत ही मस्ट है। आंसर राइटिंग कोर्सेज के साथ आपको जुड़ जाना पड़ेगा, चाहे आपको 24 में क्यों ना देना हो, क्योंकि ये जो चीज है, ये दोनों, ये कम से कम डबल टाइम लेती है। ये डबल टाइम, अगर 4 महीने का कोर्स है तो 8 महीने मान के चलो कि तुम्हें प्रैक्टिस में दोबारा इसको देना ही पड़ेगा, और इनके बिना आगे आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये बेसिकली आपका मोटर है जो आपको आगे ले जाने काम करेगा। आगे देखते हैं। फिर जो जनवरी का टाइम है, यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन द प्री ऑल्सो, नॉट ओनली प्री, ऑल्सो। यानी आप अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपने पढ़ा इससे पहले 6 महीने 7 महीने, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लगाना शुरू कर देंगे जीएस के। जीएस पहले फोकस करोगे जिसके मार्क्स ऐड किए जाते हैं, और थोड़ा थोड़ा
आप फोकस करना शुरू करोगे। तो यानी मेंस के कोर्सेज जो आपके चल रहे होंगे प्लस आप प्री के कोर्सेज में आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे आप हिस्ट्री पढ़ चुके, पॉलिटी पढ़ चुके, इनके क्वेश्चन लगाकर इनकी ऑब्जेक्टिविटी को तय करना होगा। इसके लिए कोई अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद जब फिर फरवरी खत्म होने लगेगी, यू विल स्टार्ट ऑल्सो CSAT। आप CSAT पे आ जाओगे, ठीक है। CSAT यहां से आप शुरू कर दोगे, क्वालिफाइंग पेपर है बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारा हो जाता है, राइट। नेक्स्ट वन, फेब। अब इसके बाद व्हेन इट्स गोइंग टू द मार्च, यू विल स्टार्ट ऑल्सो, मतलब डे 1 से आप करंट अफेयर्स में आप बहुत फोकस करोगे। करंट अफेयर्स प्लस अब प्री के लिए आप ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस लगाओगे और कोशिश करोगे डेली आप कम से कम 60-70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डेली सॉल्व करना शुरू कर दो। जून में आपका प्री होगा, इसी तरह से आपको लेके चलना है सारे सब्जेक्ट, ठीक है। और इसी समय एक चीज़ और मैं बता दूं, इसी समय एक और होगा, मार्च से आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट ये शुरुआत से करने होंगे। अगर पहले कर लोगे तो अच्छा है। आपको जितनी भी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस आई होती हैं वो सारे आपको पढ़ने होते हैं। मार्च के महीने में आपके पास बजट आ चुका होता है, इकोनॉमिक सर्वे आ चुका होता है, इंडिया ईयर बुक रिलीज हो चुकी होती है। इसके बाद तमाम जितने भी रिपोर्ट्स आ रही होती हैं जहां से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो ये आ चुके होते हैं। इन पर हमें अपनी कमांड रखनी होती है। योजना अप्रैल तक की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कुरुक्षेत्रा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इनको साइंस रिपोर्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन पर आपको स्पेशल फोकस देना होता है, ये टाइम डेडिकेटेड होता है, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ये बेसिकली एज रिपोर्ट्स बोलते हैं इसको, एज यानी ये आपको आगे ले जाने का काम करती हैं, ठीक है। तो ये एज रिपोर्ट्स के साथ हमारे जुड़ जाती हैं, आपके कॉम्पिटिटर से आपको आगे ले जाने का काम करती हैं। आपका कॉम्पिटिटर यहीं फंसेगा, बाकी वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी क्वेश्चन लगा लेगा, लेकिन आप इकोनॉमिक सर्वे में कुछ नया डाटा आया, आप उसके साथ अपडेट है, आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे और आप कंपटीशन में उससे आगे निकल जाएंगे। आपने योजना पढ़ रखी है, आप आगे निकल जाएंगे और वो रह जाएगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद जब आपका प्री कंप्लीट हो जाए, फ्रॉम जून ऑनवर्ड, जून टू अक्टूबर, आप सभी में एथिक्स के पेपर को इस समय पढ़ सकते हैं, एथिक्स, ठीक है, जो आपका बेसिक वर्क है। एथिक्स के पेपर को तैयार कर लेंगे, हार्डली महीना 1.5 महीना इसमें लगेगा और आप आसानी से इसमें तैयार कर सकते हैं। इससे पहले में चूंकि जीएस में इसका कोई योगदान ज़्यादा होता नहीं है, अगर कर सकते हैं आप पहले से तैयारी करने वाली कॉन्सेप्टर बैच का स्टूडेंट, तो उसको बहुत आराम से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बाद के समय में, मतलब जो आपका एथिक्स का समय है, वो इस समय आप कर सकते हैं। आप इस समय सोशल इश्यूज़ में, चूंकि सोशल इश्यूज़ में एक बहुत बड़ा टॉपिक अब आज की डेट में करंट से आ रहा है, तो इस दौरान आप सोशल इश्यूज के भी पोर्शन ऐसे हैं, पहले आपने पढ़ रखा है, अब इसमें अपडेशन बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर ढेर सारी टेस्ट सीरीज मेंस की करेंगे। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज 2 आपको करनी पड़ेगी, एक जीएस की टेस्ट सीरीज और दूसरी ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज। ये आपका सबसे ज़्यादा टाइम खाएगा, मतलब अगर 3 घंटे का पेपर यहाँ दे रहे हैं, 3 घंटे का यहाँ दे रहे हैं, तो एग्जॉस्टिव होता है, ये बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव होता है। तो इसको भी आप करेंगे। ये जो आपका टाइम रहेगा ये अक्टूबर में इसी के साथ आपका जाएगा। और आपको डेली आंसर राइटिंग, बहुत ज्यादा आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी, दिन भर में 10-10, 15-15 क्वेश्चन, ठीक है। और बहुत से जो स्मार्ट बच्चे होते हैं वो पूरा 3 घंटे का, जैसे यहां गए पूरे 3 घंटे बैठ के इस पे लिखते हैं। तो ये काम आपको सबसे ज्यादा करना है। और करंट सबसे ज्यादा 2 न्यूज़पेपर इस समय आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि करंट अफेयर्स पे बहुत, न्यूज़पेपर पे बहुत ध्यान दीजिए। कम से कम 2 न्यूज़पेपर इन अ डे, 2 न्यूज़पेपर इन अ डे। अगर आप मेंस क्वालिफाई करना चाहते हैं तो 2 न्यूज़पेपर आपको देना पड़ेगा। सो जो ये टाइम टेबल आपका बनेगा वो नियरली 12 आवर्स के आसपास का बनेगा। 12 घंटे का लगभग जो है, 11-12 घंटे आपको ये 3 से 4 महीने आपको मेंस के पहले देने ही पड़ेंगे। आंखें धस जाती हैं लोगों की, चेहरे देखने लायक नहीं रह जाते हैं, इतना जो है वो मेहनत करनी पड़ती है। तो ये वो जो टाइम रहेगा, इसीलिए न्यूज़पेपर अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो न्यूज़पेपर का कम से कम 1 न्यूज़पेपर तो आप अभी से लेके चलिए। इसके बाद आपको अपनी स्पेशलिटी के हिसाब से, रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से आपको न्यूज़पेपर अपडेट करना पड़ेगा। आ जाते हैं मेंस खत्म होने के बाद। अब आपको लगेगा आईएएस तो आप बन ही गए, नहीं। जब आप मेंस देके आएंगे तो नियरली 80% बच्चों को पता होता है कि वो अगले चरण में जा रहे हैं। ये बहुत आपको पता चल जाता है आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट, मान लीजिए आप 16 क्वेश्चन के ऊपर अटेम्प्ट नहीं कर पाए, 25 क्वेश्चन में इतने क्वेश्चन छूट गए, तो बहुत से बच्चों को पता होता है कि हमें मेंस में क्या काम करना होता है। तो यहाँ 2 काम करना होता है मेंस के बाद, मेंस से इंटरव्यू तक के 2 काम होते हैं और सभी करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अगले चरण का प्री का तैयारी करना शुरू कर देते हैं और इंटरव्यू की तैयारी भी साथ साथ करते हैं। इसकी भी तैयारी साथ साथ करते हैं। प्री की तैयारी अगले चरण की, देखिए यूपीएससी क्या है ना, एक सिद्धांत काम करता है।
सर्वश्रेष्ठ की तैयारी करो, सबसे बुरे के लिए तैयार रहो। सर्वश्रेष्ठ की तैयारी करो, सर्वश्रेष्ठ तैयारी करो, सबसे बुरे के लिए तैयार रहो। यह माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप प्री की तैयारी शुरू कर देंगे साथ साथ, जैसे मेंस आपका खत्म होगा, और साथ साथ इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर देंगे। 2 न्यूज़पेपर पढ़ना, शीशे के सामने खड़े होकर बात करना, मॉक इंटरव्यूज ज्यादा से ज्यादा देना, अपडेट रहना, अपने डीएफ पे काम करना, डिटेल एनालिसिस फॉर्म जो होता है उस पर एक एक पॉइंट पर अपने टीचर के साथ बैठकर क्वेश्चन बनाना कि मेरे से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डिफरेंट पैनल से जाकर मिलना, अपने जो सीनियर्स हैं उनसे राय लेना, तमाम ऑफिसर्स आपको कुछ ना कुछ इनपुट देते हैं, उनसे पूछना, और साथ ही साथ प्री की तैयारी फिर शुरू हो जाती है, प्री और मेंस की, कि जैसे रिजल्ट आएगा उसके बाद हार्डली 1 महीने का टाइम मिलता है दोबारा, कई बार इस बार तो 15 दिन का टाइम मिला। सो दे आर वेरी मच प्रिपेयर कि अगर नहीं हुआ फाइनल लिस्ट में, मेरा नाम नहीं आया, क्योंकि जनरली 1 महीने पहले ही जो है प्री के 1 महीने पहले ही रिजल्ट आता है, तो वो तुरंत कूद पड़ेंगे अपनी तैयारी में, क्योंकि आप जब कूदे हैं तो आपको अब सक्सेस जो है वो लेके निकलना ही पड़ेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है सेगमेंट हमारे लिए होता है। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, ये हमें काम करना है। तो इस तरह से आप अपने पूरे शेड्यूल को लेकर चलते हैं। और जो हमारा कॉन्सेप्टर बैच है, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो जो कॉन्सेप्टर बैच है वो इसी तरह का बैच है। और सभी बैचेस के लिए मैंने आपको फिर से बोल रहा हूं, नंबर मैंने आपको दे दिए हैं, इन पर अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं व्हाट्सअप करके, इन पे कॉल करके बता सकते हैं कि मुझे सर से इस विषय पर जो है वीडियोस चाहिए। ये आपके सामने जो है नंबर है, आप कॉल करिए, इनके बारे में जानकारी लीजिए, ठीक है। जैसे किसी ने पूछा आपके ऑनलाइन बैच की फीस कितनी है, आपको सिर्फ इस नंबर पे कॉल करना है, सारे बैचेस की जानकारी वो आपको दे देंगे। और ये भी आपको बता देंगे, जैसे आपको कभी कोई दिक्कत आती है कि हमें क्या करना चाहिए, कई बार हमें नहीं लगता है कि हमें पता नहीं होता है, तो ये आपको पता कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन करनी है। तो दे आर मेंटर्स, दे विल हेल्प यू लॉट, आपको इसमें वो काफ़ी मदद करेंगे। थैंक यू सो मच।